हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू जो आपको आने वाले कॉमर्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो हम लेने वाले हैं वो है कि स्टैंडर्ड विच कैन बी अटेन अंडर मोस्ट फेवरेबल वर्किंग कंडीशन आर कॉल्ड नंबर 1 अटेनेबल स्टैंडर्ड, नंबर 2 बेसिक स्टैंडर्ड, नंबर 3 करंट स्टैंडर्ड या फिर आइडियल स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर है आइडियल स्टैंडर्ड। हमने क्वेश्चन में पढ़ा है मोस्ट फेवरेबल वर्किंग कंडीशन। तो आइडियल स्टैंडर्ड कब हम डिसाइड करते हैं? जब हम ये मानकर चलते हैं कि परफेक्ट कंडीशंस होंगी, वर्किंग कंडीशंस, कोई भी वेस्टेज नहीं होगा, कोई स्क्रैप नहीं होगा, कोई इनएफिशिएंसी नहीं होगी, तब हम मानते हैं कि आइडियल स्टैंडर्ड को अचीव किया जा सकता है। उसके बाद अटेनेबल। अब यहाँ पर हम अटेन क्या कर सकते हैं? देखिए, आइडियल में तो हमने हर चीज़ को परफेक्ट मान लिया, लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इसलिए हमें उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन रखना पड़ता है इनएफिशिएंसी का। लाइक अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज ज़रूर होगा। अगर लेबर है, लेबर लगी हुई है तो रेस्ट का टाइम भी चाहिए, मशीनें काम कर रही हैं तो ब्रेकेज भी ज़रूर होगी। तो जब हम इनएफिशिएंसी का एक मार्जिन रख लेते हैं तब हम कौन से स्टैंडर्ड बनाते हैं? अटेनेबल, जो अटेन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक कौन से हैं? जो कि ओवर द पीरियड क्या रहेंगे? अनचेंज रहेंगे, ताकि अगर आपने कंपैरिजन करना है तो उन स्टैंडर्ड को हम बेस बनाकर चलेंगे और ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल हमारी आज तक ओवर द ईयर हमने कैसी परफॉर्मेंस दी है उसका पता लगाया जा सकता है। उसके बाद है करंट स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड तब बनाए जाते हैं जब कंडीशन, वर्किंग कंडीशन कैसी हैं? अब नॉर्मल हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उस टाइम पर आज हम क्या अटेन कर सकते हैं, उसके लिए हमें करंट स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं। लेकिन इससे क्या है कि जो एम्प्लॉई है मोटिवेट नहीं रहता कि अपनी कंडीशन को और अच्छा बनाया जाए। उन्हें लगता है कि यही कंडीशंस हैं और इन्हें ही अटेन करना है, इन्हीं स्टैंडर्ड को, तो वो इतना मोटिवेट नहीं होते। तो ये है करंट स्टैंडर्ड, जो कि अंडर कंडीशन जब अब नॉर्मल होती हैं। तो उससे नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी डन बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन सेल, ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि देखिए, अगर हमने परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करना है तो हमारे पास मेज़र क्या होता है? एक तरह से प्रॉफिट ही होता है मेज़र, कि हमने क्या अर्निंग की है। तो पहला क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर कितने परसेंटेज हमने अर्न किया है। रिटर्न ऑन सेल, कितना प्रॉफिट अर्न किया है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। उसके बाद ईवीए क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन क्या चीज़ है? शेयर होल्डर की वैल्यू में कितना ऐड ऑन हुआ है। प्रॉफिट में से अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाता है वैल्यू एडिशन टू शेयर होल्डर फंड्स। तो ये देखिए, अगर जितना ये परसेंटेज या ईवीए हमारा वैल्यू एडिशन हाई होगा, उतनी ही हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी? बेटर होगी। तो ये तीनों जो टूल्स हैं वो इवेल्यूएशन के ही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEBI, the Security Exchange Board of India, was not entrusted with the function of number 1 investor protection, number 2 ensuring the fair practices by the company, number 3 promotion of efficient services by the broker, number 4 improving the earning of investor। तो इसका आंसर है improving the earning of investor is not the function of SEBI, because क्या है कि इन्वेस्टर ने अपनी खुद की सूझबूझ से इन्फॉर्म डिसीजन लेना है कि उसे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर उसे अर्निंग ज़्यादा होगी। तो ये सेबी का फंक्शन नहीं है। उसका फंक्शन है इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देना, ब्रोकर अच्छी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहें और कोई भी कंपनी कुछ भी तरीके से इन्वेस्टर या ब्रोकर को मिसलीड ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाज सेट अप इन ईयर 1944, 1954, 1960 या फिर 1964। तो आंसर है इसका 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था अंकटाड। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसका जो पर्पस था वो था डेवलपिंग जो नेशन थे उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड। क्योंकि जो ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी लाइक WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, वहाँ पर सिर्फ डेवलप्ड जो नेशंस थे उन्हीं की ही सुनी जाती थी। डेवलपिंग जो कंट्री थी वो फिर से पीछे रह जाती थी अपने मुद्दों को लेकर। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंकटाड को बनाया गया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, indicate the ground on which a complaint under the Consumer Protection Act 1986 shall be invalid।
किस बेस पे इनवैलिड हो जाएगी, देखें इसमें से कौन सा है वो बेस। अ प्रोडक्ट हैविंग शॉर्ट वेट, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड बाय द प्रोड्यूसर, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है क्या, फ्री ऑफ द कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड बाय द प्रोड्यूसर। अब यहाँ पर देखिए उसने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी हैं आपको, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, तो इस केस में आपकी जो कंप्लेंट है इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर यही जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज थी कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखी गई थी तब ये इनवैलिड नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आप उसकी ऑब्लिगेशन ही क्या थी प्रोड्यूसर की, आपको किसी सर्विस को लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाए प्रोडक्ट की, ठीक है ना, उससे रिलेटेड सर्विसेज की उसकी ऑब्लिगेशन थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थी, उसने ऑलरेडी ही चार्ज किया होगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका आंसर हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ, कौन सी अकाउंटिंग का पार्ट है फ्यूचर कंट्रीब्यूशन अगर हम एम्प्लॉयज़ का निकालें और उसकी प्रेजेंट वैल्यू। एचआर अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो नाम से ही पता लग रहा है एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो हम एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, अकाउंटिंग किस चीज़ की करते हैं एचआर के अंदर, कि हमने जो एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है, हायर किया है, उनको सिलेक्ट करने में, ट्रेनिंग देने में, डेवलपमेंट के लिए उनकी जो भी एक्सपेंडिचर आया है और उसके बदले में हमें क्या बेनिफिट होने वाला है उनके कंट्रीब्यूशन का, ठीक है, उस चीज़ की अकाउंटिंग करते हैं, तो वो है एचआर अकाउंटिंग। सेकंड ऑप्शन था इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, उसमें हम क्या करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन है इस टाइम पर तो हमारे प्राइस क्या होंगे, बढ़ रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी बैलेंस शीट और अकाउंटिंग को एडजस्ट कर लेते हैं जो कि हिस्टोरिकल नेचर की होती है, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस के ऑपरेशन का सोशल इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर या यूनिट कंपनी की एक यूनिट की अकाउंटिंग अलग से कर रहे हैं ताकि उस सेंटर का प्रॉफिट और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सके, उस तरीके की अकाउंटिंग को हम बोल देते हैं क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एफिशिएंसी रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, ये सभी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर हैं। एफिशिएंसी को जानने के लिए हम रेशोज़ का यूज़ करते हैं। तो हमने बड़ी सारी कैटेगरीज पढ़ेंगे, हम जब रेशो चैप्टर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि एफिशिएंसी रेशो के अंदर और कौन कौन सी रेशो आते हैं। तो ये सभी एफिशिएंसी रेशो का ही पार्ट है। एवरेज कलेक्शन से आपको ये पता लग जाता है कि आपने डेटर कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर, फिक्स टर्नओवर से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो कितने टाइम में सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से फिक्स एसेट टर्नओवर की फिक्स एसेट का यूजेस जो सेल के लिए प्रोडक्ट के बनाने के लिए किस तरीके से यूज़ हो रहा है, कितनी फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी इसमें कैसे पता लगती है, फ्रिक्वेंसी के तौर पर, एक्टिविटी कितनी हो रही है बिजनेस के अंदर। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, कंपटीशन एक्ट 2002 से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय कंपटीशन एक्ट 2002, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, बी है एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, मेडिकल नेग्लिजेंस या फिर प्रीडेटरी प्राइस। तो कौन सी चीज़ को रेगुलेट नहीं करता कंपटीशन एक्ट, नाम से ही पता लग रहा है और हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस को कवर नहीं करता है कंपटीशन एक्ट। देखिए बाकी का कंपटीशन एक्ट में क्या क्या कवर हो रहा है, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ होगा तो वही कंपटीशन एक्ट में कवर हो जाएगा। देखिए डोमिनेंट पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जिसमें कि एक पर्सन अपना पर्सन कहिए या ऑर्गेनाइजेशन कहिए इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है, किसी भी सप्लाई को रोक सकती है, उसका पूरा कंट्रोल हो सकता है किसी एक सोर्स पर या एक मार्केट पर, ठीक है। उसका वो गलत इस्तेमाल करती है, अपनी उस पावर का अपने फेवर में कर लेती है रिलेटिव मार्केट्स को भी। इसको बोलते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। कंपटीशन पर इसका इफेक्ट आएगा तो कंपटीशन एक्ट में कवर हो जाएगा। एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कुछ कंपनीज़ या बड़ी बड़ी कंपनीज़ कह दीजिए या फिर सारी कंपनीज़ मिलकर एक कार्टेल बना लेती हैं। उसके अकॉर्डिंग वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी सप्लाई को या प्राइस को क्या है अपने कंट्रोल में कर रखती हैं, जिससे कंपटीशन जीरो हो जाता है। तो इस तरीके के एग्रीमेंट कंपटीशन एक्ट में कवर हो जाएंगे। उसके बाद प्रीडेटरी प्राइस को भी कवर किया गया है कंपटीशन एक्ट में, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, बिलो द कॉस्ट ही प्राइस को जब रख दिया जाएगा तो ऑब्वियस है कि लोग उसी चीज़ को खरीदेंगे जो उन्हें बिल्कुल सस्ती मिल रही है, तो बाकी लोगों का प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। सिर्फ एक कंपनी क्या बन जाएगी, किंग बन जाएगी, इससे कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। तो कंपटीशन ख़त्म ना हो, वो
पूरा बरकरार रहे, इसलिए कंपटीशन एक्ट 2002 को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MRTP एक्ट 1969 मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय नंबर 1 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नंबर 2 कंपटीशन एक्ट 2002 या इनकम टैक्स एक्ट 1961 या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर कंपटीशन एक्ट 2000, बिकॉज MRTP एक्ट में जो भी कमियां थी उसे अबॉलिश किया गया, मतलब ख़त्म किया गया उस एक्ट को। एक नया एक बेटर वर्जन कंपटीशन एक्ट 2002 लेकर आया गया, ताकि जो भी कंपटीशन को रोकती हैं एक्टिविटीज़ उन पर रोक लगाई जा सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज इन करंट एसेट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन लिक्विडिटी। नंबर 1 it will increase the liquidity, number 2 it will decrease the liquidity, number 3 no impact on liquidity, number 4 none of the above। तो इसका आंसर है it will increase the लिक्विडिटी इन द बिजनेस। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास डेटर थे फ्रॉम द बिगनिंग इन बिजनेस 15,000 और जो कि एंड में रह गए आपके पास ईयर एंड पर 14,000। आप देखिए 1,000 आपको कैश रिसीव हो चुका है, ठीक है, तभी 15 से 14 हो गए, तो 1,000 कैश आपको रिसीव हुआ है, मतलब आपके पास कैश आ गया है, लिक्विडिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह से अगर आप कोई भी एग्जांपल लेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, आपकी जो लिक्विडिटी है बिजनेस में वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर्स में और MCQ हम लेंगे, तब तक के लिए आप इन्हें रिवाइज कीजिए और नए टॉपिक सर्च कीजिए। इन केस कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं वीडियोज़ में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।